हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी जो चैप्टर मीन्स पहली चैप्टर 1 हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। कल मैंने कोशिश किया था, लेकिन अगर मैं हड़बड़ी में काम करता तो कुछ चीज़ें में छूट जाता। तो मैं जो कुछ भी आपको समझाने के प्रयास किया था, मीन्स मैंने जो सोचा था उसको बच्चों को ये वाला बोलूँगा और ये वाला असाइनमेंट्स करूँगा तो टाइम बहुत हो जाता। इसलिए मैंने कल ऑफ कर दी और आज हमारी जो असाइनमेंट्स और एक ही टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी चैप्टर 1.6 ही कंसिडर कर लो और इसका नाम है कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। ये टॉपिक का नेम है, ठीक है। बाद में तो जब हमारी जो ये आर और आर स्क्वायर टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर हम बाद में तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारी ये जो चैप्टर 1 मैंने लिया सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए कैसे हमारी इजी क्वेश्चंस बनते हैं भाई, वो भी मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से। तो कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर का पहले डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन ये क्या कहता है, मान लेते हैं ये एस एक इस आर का सबसेट है, ठीक है। इस एस को हम कनेक्टेड कहेंगे। द सेट एस इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ, ये तो डेफिनेशन वाला इफ है। और कोई बच्चा कहता है कंडीशन वाला इफ अगर ये लगाते हो, ये दो इफ मीन्स ये लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन बच्चों ये मैथमेटिशियंस की आदत बन गई कि भैया लॉजिक की क्लास में मैंने आपको समझा दिया, जब दो इफ आते हैं तो एक को आप व्हेन एवर का लैंग्वेज यूज करो। Whenever आपके पास 2 पॉइंट्स है x एंड y, कहाँ से, s में से मैं उठाया। अगर इसके लिए एंड मैंने देखा कि भैया x इज स्ट्रिक्टली लेस देन z है एंड z इज स्ट्रिक्टली लेस देन y है, हो गई। इतनी कंडीशन है। Whenever मीन्स अगर ये ऐसे कुछ सिचुएशंस होगा देन भैया ये कंक्लूजन है, देन ये जो Z है ये भी S में जाना ही चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सबसेट ऑफ R, ठीक है। अच्छे से बोले, ए सबसेट S of R is said to be connected if whenever xy belonging to S and x is ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो भैया देन ये गारंटी है। तो Z जो पॉइंट है इसमें जो लाई करने वाला जो पॉइंट Z है वो भी S में जाना चाहिए, S का मेंबर होनी चाहिए। अगर मैं ये डायग्रामेटिकली में देखूं, ये आपके पास R है, तो अब के लिए तो R हम नहीं लेंगे, ये R ही है और मैंने यहाँ से एक ये वाला x है और ये वाला y है, ठीक है। और ये जो x एंड y किस का मेंबर है, s का मेंबर है। और z एक पॉइंट मेरा यहाँ कहीं होंगे ये, तो भैया क्लियर कट है, तो ये भी इसका मेंबर भी तो होना चाहिए। ध्यान से, ये जो इफ है ना, ये डेफिनेशन वाला इफ है और कंडीशन वाला ये इफ है। अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस होगा तो भैया ये जो आपने जेड इन दोनों के बीच का पॉइंट आपने लिया है वो भी एस का मेंबर होनी चाहिए। फीलिंग आया होगा आपको, भैया ये एक ही सूरत में होगा। अगर ये दो पॉइंट्स के बीच का ये अगर Z आपके पास एक पॉइंट है और वो भी अगर इसका मेंबर है तो क्लियर कट है एक ही सूरत में ऐसे कंडीशंस होगा, वो ये एक आपके पास इंटरवल होनी चाहिए ना। ये डेफिनेशन देते ही
एक दिमाग में ये रिजल्ट बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। पहली रिजल्ट, अगर ये जो है ना एस को आप कनेक्टेड बोलेंगे, एस को आप कनेक्टेड बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ एस आपका एक क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरवल होनी चाहिए। अगर इंटरवल है तो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो भैया इंटरवल ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन नहीं है। ये तो क्लियर कट, ये फीलिंग्स क्या है, इसका मतलब तो यही है बच्चों, जेड इज बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई है। समझ रही हो? वो ओपन इंटरवल है तो भैया ओपन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं सिर्फ ओपन है, खाली एक इंटरवल होनी चाहिए। और ये ऐसे के आर का सबसेट है। तो मोटी मोटी शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो डेफिनेशन ये कहता है, सबसेट एस ऑफ आर इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ व्हेनेवर दिस कंडीशन होल्ड देन दिस मस्ट बी सैटिस्फाइड। By this feeling, by this observation, I can conclude that a subset S of R is connected if and only if it is an interval. Without interval, इंटरवल नहीं है। अगर आप बोलेंगे सर ये इंटरवल नहीं है, इंटरवल नहीं है तो भैया आप कैसे बोलेंगे ये कनेक्टेड? हो गई? आई बात समझ? थोड़ा सा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये नेट में, गेट में और NBHM में आपके पास दो बार क्वेश्चन, दो बार नहीं, वहाँ काफ़ी बार आया हुआ है। अभी असाइनमेंट्स करेंगे ना तो भैया इंटरवल आते ही हमारे दिमाग में ये तो सेट हो गई बच्चों कि भैया ए कॉमा बी ये एक है, और ए बी ओपन इंटरवल एंड क्लोज ए बी ओपन है ये, एंड ओपन ए क्लोज बी, ये ऐसे मैंने लिखवा दिया। ठीक है, ये 4 है और यहाँ 4 है तो ये यहाँ ए कॉमा इन्फिनिटी पे ओपन रखो, या फिर ए पे क्लोज रखे ये इन्फिनिटी ऐसे, या फिर माइनस इन्फिनिटी से सी रखो, या फिर कोई भी रखो, क्या दिक्कत है। माइनस इन्फिनिटी से सी ओपन रखो, एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जिसको कि कहते हैं आर है। ये तो 9 इंटरवल है ना बच्चों। और भी 2 इंटरवल है, वो होता है, एक होता है फाई एंड एक होता है सिंगलटन सेट ए। तो कुल मिला के बच्चों CSIR ने क्या करा कि मीन्स बाटल साहब, आप अगर रियल पढ़ते हो तो बाटल साहब की किताब आप फॉलो कीजिएगा। बड़ा शानदार किताब है ये, मेरे पास भी है। जो नोटेशन, जो थीम उन्होंने, जो किस पर कैसे नोटेशंस उन्होंने यूज़ की, तो बढ़िया बाटल साहब ने इसके रियल एनालिसिस के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। ये स्टैंडर्ड ऑथर की बुक आप पढ़ने के मीन्स को स्टार्ट कर लो। पढ़ाई स्टैंडर्ड ऑथर की करना है, लोकल ऑथर की पढ़ोगे तो ये ज़िंदगी भर ये नेट गेट कुछ भी नहीं होगा बच्चों। और ये सच्चाई है। बाटल साहब भैया इसको भी इंटरवल ट्रीट करते हैं, समझ गई हो? तो भैया ऐसा क्यों हुआ है? भैया CSIR ने जब क्वेश्चंस पैटर्न बनाया, इसको भी उन्होंने इंटरवल की तौर पे ट्रीट किया है। तो हमारे पास भैया 9 इंटरवल्स ही नहीं है, बल्कि हमारे पास 11 इंटरवल है। तो आज से हमारे मन में ये सवाल मीन्स ये कंक्लूजन करेंगे कि भैया हम अगर सोचते थे कि भैया हमारे पास 9 ही इंटरवल है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमारे पास टोटल हमारे 11 इंटरवल्स है। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं भैया। इसको तो इस फाई को हम ऐसे लिखते हैं ए कॉमा ए, एंड ये इस सिंगलटन सेट ए को हम क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए ऐसे लिखते हैं। इनफैक्ट टोपोलॉजी ऑफ आर जब पढ़ेंगे, ये ओपन भी होता है, क्लोज सेट भी होता है।
ये तो फर्दर स्टडी के लिए मैंने आपको समझा दिया, लेकिन बच्चों इसको ओपन सेट बोलते हैं और इसको मीन्स जेनरेटिंग ओपन मीन्स इंटरवल कहते हैं। हो गई? कैसे क्वेश्चंस आया है, मीन्स 3-4 बार इसके ऊपर ही क्वेश्चंस मीन्स पूछा है। अगर बाद में CSIR ने सिलेबस को अगर चेंज किया कि भैया ये भी इंटरवल के तौर पे उन्होंने ट्रीट नहीं किया, तो हम केस डालेंगे। क्यों? जैसे कि कोर्ट्स में ऐसे भी तो होता है, जब वकील सेम केस आता है तो जज साहब को ये बोलता है कि भैया सर ये सेम केस था जैसे पिछले हुआ था, ताकि वो जज साहब को भी आसान हो जाए ना वो केस को हैंडल करने में। अब की बार कुल मिला कि बाटल साहब तो भैया इसको भी इंटरवल के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो हम भी आज से लेके चलेंगे कि भैया ये भी हमारे पास इंटरवल है। तो हमारे पास टोटल 11 इंटरवल्स है, और इस 11 इंटरवल में से यहाँ से क्लियर कट है, अगर इसकी कार्डिनलिटी देखो तो भैया इसकी कार्डिनलिटी तो C है, लेकिन इसकी कार्डिनलिटी तो भैया 0 है और इसकी कार्डिनलिटी 1 है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ? तो भैया कहीं कहीं ऑथर ऐसे बोलते हैं कि भैया एवरी नॉन एम्प्टी एंड नॉन सिंगलटन इंटरवल इज अनकाउंटेबल बोलते हैं। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल है जी। अब हमें कनेक्टेड की लैंग्वेज अगर मैं यूज करूं, क्योंकि इंटरवल है तो भैया कनेक्टेड तो है, तो एवरी नॉन एम्प्टी एंड नॉन सिंगलटन, देखो एवरी नॉन एम्प्टी कॉमा नॉन सिंगलटन एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ R इज अनकाउंटेबल। कितनी शानदार रिजल्ट बनाए। पहले रिजल्ट्स मैंने क्या बताया? S of R is connected if and only if it is an interval. सेकेंड रिजल्ट मैंने क्या बताया? There are 11 types of intervals, जो कि नाम मैंने दे दिए। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, इसको जनरेटिंग इंटरवल कहते हैं। थर्ड रिजल्ट मैंने ये बताया कि भैया एवरी नॉन एम्प्टी एंड नॉन सिंगलटन इंटरवल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। और फोर्थ में अब मैं मीन्स वो जो कनेक्टेड का लैंग्वेज यूज़ करना चाहता हूँ, इंटरवल में हटाना चाहता हूँ, तो ऐसे बोले एवरी नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ R इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? यही तो कनेक्टेड सबसेट का जो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट थीम है, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? मान लेते हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मान लेते हैं ये ऐसा आपके पास कोई एक R का सबसेट है, ठीक है, और ये आपके पास कनेक्टेड है, ये गिवन है। कनेक्टेड आते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि भैया ये सारे कनेक्टेड है, तो भैया ये जो S है कुछ नहीं है, वो इंटरवल ही है। और इंटरवल आते ही हमारे दिमाग में ये सेट करना है कि भैया हमारे पास टोटल 11 इंटरवल्स है। और फर्दर कंडीशन, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि भैया एवरी एलिमेंट ऑफ S इज इंटीजर। एग्जाम में शायद इंटीजर या फिर आई थिंक इरेशनल आया है। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ S इज इंटीजर मीन्स ये जो सबसेट लिया है और कनेक्टेड भी है, और इस S में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, वो सारे इंटीजर है। भैया इसके लिए तो हमारा दिमाग में ये चला कि भैया 11 इंटरवल है, और इससे क्या फीलिंग आएंगे बच्चों?
इस सेट एस में जो एलिमेंट्स है भैया सारे के सारे इंटीजर्स है, सारे के सारे इंटीजर्स है, या फिर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी दिया होगा, या फिर सारे के सारे इरेशनल भी दिया होगा। तो भैया आपके दिमाग में तो वो पूछेगा कंक्लूजन, देन वो पूछेगा एस इज काउंटेबल है कि नहीं, या फिर अनकाउंटेबल, या फिर डिन्यूमरेबल, कुछ भी वो क्वेश्चंस फर्दर पूछेगा। पहली ऑप्शन में ये ऐसे डालेगा, बी में अनकाउंटेबल में अगर ऐसे डाल दो, सी में कुछ भी डाल दो, बोथ डाल दो, नहीं बोथ तो नहीं है, कुछ भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस के लिए मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल पे चलूँगा। थोड़ा ध्यान लगाओ, क्या मैं ऐसे लिखूँ कि भैया एस इज 7, अगर मैं ऐसे लिख दूँ क्या ये सही है? मीन्स एस में जो हर एक एलिमेंट्स 7 है, क्या ये सही नहीं है? या फिर ऐसे लिखना क्या सही नहीं है? एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज 7। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया कनेक्टेड होने के साथ साथ ये कनेक्टेड होते ही हमारे दिमाग में ये 11 इंटरवल्स घूम रहा है। सेकेंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज एन इंटीजर, मीन्स भैया इसमें हर एक एलिमेंट्स, तो भैया इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल है, इरेशनल भी है, खाली ये तो कभी एस नहीं होगा। और इसके लिए भैया ये तो फाई है, नॉन एम्प्टी है, और ये ऑफकोर्स नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, तो ये तो गया, ये भी गया, और बचा यही है, सिंगल टर्न सेट है भैया। तो एस जो है होगा वो सिंगल टर्न सेट ही है, तो इसकी कार्डिनलिटी, इसका कार्डिनलिटी क्या है? 1 है भैया, और ये फाइनाइट है, तो भैया आंसर आएंगे आपके काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं है। बच्चे के दिमाग तो इतने मजबूत नहीं होते हैं ताकि इसको देखते नहीं है। हर एक एलिमेंट्स वो एवरी पे फोकस करेगा, और कनेक्टेड देते ही इंटरवल पे चला गया, और बिना सोचे समझे ये क्वेश्चंस इसको और इसको देखकर तो भैया वो एस के कार्डिनलिटी उन्होंने सी बोल देंगे, और एस इज अनकाउंटेबल बोल के इसको मार के आएंगे, तो ये सरासर गलत होगा। ऑल एलिमेंट्स बोलो या फिर एवरी एलिमेंट बोलो, वो एक ही बात है। ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस करें, थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको भी फीलिंग आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सच में हेल्पफुल है कि नहीं है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रही हो कितनी आसान बन जाते हैं जब आपके पास थीम होंगे, रिजल्ट आपको याद होंगे, सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे, तो कैसे हम सॉल्यूशन उसके 1 सेकंड में कितनी आसान से हम कर पाएंगे देखेंगे। यहाँ मैं सॉल्यूशन करता हूँ। पहले क्वेश्चंस देखो क्या बोल रहा है, ये 2 सेट्स आपके पास है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। मैंने लिखा नहीं स्टेटमेंट्स, आप लिख लेना। तो पहली स्टेटमेंट ये बोलता है देयर एग्जिस्ट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इस ए एंड बी से एक 1 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 ऑन टू फंक्शन, बी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेंगे। तीसरे 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन ऑन टू करेगा, ये सी ऑप्शन मैंने और क्वेश्चंस नहीं लिखा, आप वो सोच लेना। डी देयर डज नॉट ऑन टू नहीं होगा लेकिन 1 1 होगा। इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगा? 1 1 ऑन टू फंक्शन आते ही आपको कार्डिनलिटी के अप्रोच चलो भैया, पहले ऑप्शन पे फोकस करो। अगर ये होता तो भैया इस 2 सेट के जो कार्डिनलिटी वो सेम होनी चाहिए। एग्जिस्ट है भैया, ऐसा हो सकता है क्या? एक ही सूरत में होगा भैया। दोनों का कार्डिनलिटी चेक करेंगे। मुझे बताओ ए का कार्डिनलिटी एक बार कोई बच्चा कह सकता है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर और एक्स आपका इसको तो एक्स बिलोंग टू 0,1 भी लिख सकते हैं ना भैया। इसका कार्डिनलिटी तो मुझे पता है सी है,
और इसमें से x का स्क्वायर करने से क्या ये बढ़ जाएगा क्या? यही तो सेम है, इसकी कार्डिनलिटी भी c है एंड b का कार्डिनलिटी भी c है। आप देख रहे होंगे x आपके 1 और 2 ओपन इंटरवल 1,2 से आ रहे हैं, तो भैया b का कार्डिनलिटी भी तो c है, और c और a और b का कार्डिनलिटी सेम है, तो भैया सेम है, तो भैया 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो भैया ऑप्शन a इज द राइट आंसर। कितनी आसान नंबर, 1 सेकेंड का लाइन है, इससे थोड़ी ना मीन्स ये नेट सारे नेट में आए वो क्वेश्चन है, मैंने साल तो नहीं लिखा है, आप देखेंगे असाइनमेंट्स उठा के। देखो सेकंड क्वेश्चन अभी अभी किया था मैंने, अगर कोई आपके पास कनेक्टेड देते ही हमारे दिमाग में भैया 9-11 इंटरवल्स के ऊपर आपके फोकस होनी चाहिए। सेकंड में चलते हैं, कनेक्टेड दिया है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल दिया है, तो भैया 9 इंटरवल में तो भैया रेशनल भी है इरेशनल भी है, और ये 9 तो कट गई और बचा कितने 2 है, 2 में से 5 तो नहीं होगा क्योंकि इरेशनल में तो थोड़ी ना, इसमें तो एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इसकी कार्डिनलिटी तो 0 है, और हर एक एलिमेंट्स इरेशनल होने का एकमात्र है भैया सिंगलटन सेट है, और इसकी कार्डिनलिटी 1 है, तो भैया वो पूछ रहा है, तो भैया इसकी एक्स की कार्डिनलिटी क्या है, तो भैया सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितनी आसान है, जब आपके पास रिजल्ट याद होंगे या फिर थीम आपके पास होंगे तो क्वेश्चंस कितने आसान से बन जाते हैं, अगर नहीं तो उसको तो रिजल्ट नहीं आएंगे, इसको कैसे करोगे बच्चों, दिमाग ख़राब हो जाएंगे, और हम दिमाग ख़राब नहीं करेंगे, इस एग्ज़ाम को क्लियर करके हम दिमाग ख़राब करेंगे किस पर, रिसोर्स पर, समझ रहे हो? इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको दिमाग थोड़े ना ख़राब करोगे, इतने फ्रस्ट्रेशन नहीं होने का, बड़ा आसान है, थोड़ी बहुत काम करोगे तो वो अच्छे से हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, वो सेम क्वेश्चन है लेकिन बच्चों यहाँ क्वेश्चंस थोड़ा मेरा मैंने ये ऐसे, ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर क्वेश्चंस तो ये है, लेट कैपिटल मीन्स लेट कैपिटल एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस है, ये गिवन है, मैट्रिक स्पेस गिवन दिया है, एंड ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स है, और इसका एटलीस्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपके पास मिलना चाहिए, कनेक्टेड भी है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया आपके पास, ए आपके पास कनेक्टेड है, कनेक्टेड होते ही भैया वो इंटरवल में कन्वर्ट हो गई, मैट्रिक स्पेस दिया है एक्स, कोई समस्या नहीं है, और ये जो सेट एस में मीन्स इंटरवल हो गई, तो इस सेट में वो क्या पूछ रहा है, देखो कनेक्टेड सेट विथ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अंडरलाइन करना है भैया, 11 इंटरवल में से फोकस करना है, तो 5 तो वो अपने आप ये तो कभी नहीं होगा। सिंगलटन सेट पे आ जाओ भैया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और यहाँ एटलीस्ट लिखा है भैया 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, सिर्फ इसमें एक एलिमेंट्स है, ये तो कभी नहीं होगा। तो बचा कितने इंटरवल्स हैं, 9 इंटरवल्स है, क्या इसमें एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल है, रेशनल और इरेशनल है, तो हर एक 9 इंटरवल्स की कार्डिनलिटी हम जानते हैं, इसकी कार्डिनलिटी सी है भैया, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, अनकाउंटेबल है, और कितने रहेंगे, तो इसके आंसर आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ या फिर समझाऊं? हो गई मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कितने आसान हो जाते हैं, रियल एनालिसिस बड़ा अच्छे सब्जेक्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा काम आपको करना है क्योंकि रिज़ल्ट और थ्योरम को आपको तो याद रखना है बच्चों, नहीं तो बात कुछ नहीं बन पाएंगे। हो गई, तो चलिए बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ मैंने कंसिडर मीन्स इस ये सारे के सारे किसके सबसेट हैं, ऑफ कोर्स आर का सबसेट है, क्लियर है।
तो आप मुझे बताओ W क्या दिया है, सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस ऑन आर, set of constant functions भैया, this W is nothing but this is the f from R to R है, और ये क्या है, this is nothing, this is the constant function। और मैंने अभी रिजल्ट कल मैंने बताया था कि भैया कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो नंबर ऑफ कितने कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे इसमें से, तो भैया राइट हैंड साइड का जो कार्डिनलिटी है वो, तो W का जो कार्डिनलिटी है वो C आ गई। अब x पर आ जाओ, x क्या है, x के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। x क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, देखो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स फंक्शंस ऑन R। पहले मुझे ये तो क्या आएंगे, इसकी कार्डिनलिटी क्या आएंगे वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे इसको हमारी जो नोटेशन, मैंने जो नोटेशन दिया उसको आप लिखवा देंगे। ये क्या है, दिस इज नथिंग, x इज नथिंग बट दिस इज द पॉली ऑफ कैपिटल R। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, डिग्री में मेंशन नहीं करेंगे ना पॉली पे। और पॉली ऑफ x आपको कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको समझा दिया। तो भैया आपको अभी भी मैं रिजल्ट दे दूंगा, वो क्वेश्चंस का सारे आंसर मैं अभी बता दूंगा। पॉली ऑफ x की जगह अगर कोई भी फाइनाइट सेट अगर x है, इनमें से x अगर फाइनाइट सेट है या फिर z हो, q हो, n हो, वो सारे के पॉली का जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा अलिफ नॉट ही आएंगे। और भैया पॉली ऑफ r या फिर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, वो सारे का जो पॉली का जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा c ही आएंगे। मैंने आपको पॉली ऑफ x कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको सिखा दिया, इसलिए तो पॉलिनोमियल और सीक्वेंसेस के ऊपर मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया बच्चों। तो दिस x यहाँ इस लिखावट का मतलब कुछ नहीं है, हमारी नोटेशन का मतलब ये भैया पॉली आर है और पॉली आर हमने निकाल चुके हैं। तो भैया x का जो दैट इज इम्प्लाइज x का जो कार्डिनलिटी है दैट मीन्स पॉली ऑफ r का कार्डिनलिटी कितने हैं, c है। हो गई। y पे आ जाओ, y क्या है, y कुछ नहीं है, दिस y इज अ सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन R। मीन्स वो तो कार्डिनलिटी क्या आएंगे वो तो बाद में डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इस लिखावट का मतलब हमारी नोटेशन से मैच करेंगे ना। दिस इज नथिंग बट दिस इज द C ऑफ R, यही है ना। इस y वर्ड्स में जो लिखा है हमारी नोटेशन से हम चलेंगे, बस यही है। और इसके बारे में हमने रिजल्ट दे दिया कि भैया ये कैपिटल M ऑफ Q ओवर R है और हम जानते हैं इसकी कार्डिनलिटी। तो भैया y का अगर एक बार कार्डिनलिटी पूछे तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो भैया इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएंगे, c टू द पावर इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, इसकी c है तो c टू द पावर अलिफ नॉट, मैनर से चलेंगे 2 टू द पावर अलिफ नॉट बन कर आ गई c हो गई। और z के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, z इज नथिंग बट दिस द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन R। ये फंक्शन है तो भैया हमारी नोटेशन से हम चलेंगे, दिस z इज नथिंग बट दिस इज द m ऑफ R कॉमा R है और हम जानते हैं इसकी कार्डिनलिटी। सो z के दैट इज z का जो कार्डिनलिटी है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, c टू द पावर c है, दैट मीन्स 2 टू द पावर c है। सारे x y w z सारे का कार्डिनलिटी मैंने निकाल ली। अब बस क्वेश्चंस पे जाएंगे।
देन वो क्वेश्चन पूछ रहा है, देन व्हिच ऑफ दीज सेट्स हैज द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ आर। तो भैया आर की कार्डिनलिटी कितनी है? आर की कार्डिनलिटी हम जानते हैं सी, तो इसकी मीन्स इसके कार्डिनलिटी के साथ ऊपर जो कितने सेट्स दिया है उसके कार्डिनलिटी मैच कौन कौन सी होते हैं? भैया इसका तो कार्डिनलिटी अलग है लेकिन बाकी का सी है, तो ऑप्शन में बोल रहा है ओनली डब्लू। नहीं जी, ओनली डब्लू अगर ये MCQ में बनता, ओनली अगर नहीं लिखता, डब्लू अगर लिखता, तब भी हम ऑप्शन टिक करते हैं। यही तो MCQ का फायदा है। लेकिन MCQ का क्वेश्चन है और ओनली डब्लू अगर लिखता तब भी ये गलत है। यही तो बच्चों गड़बड़ हड़बड़ी नहीं होने का। ऑप्शन 2 में बोल रहा है बी में ओनली डब्लू एंड एक्स। ओनली डब्लू एक्स भैया वाई भी तो है ना, ये भी गलत है। अगर सर MCQ का क्वेश्चन है ओनली नहीं होता तो क्या ये भी ट्रू होता? हाँ डेफिनेटली ट्रू होता। लेकिन MCQ का क्वेश्चन है ओनली भी दिया है तब भी ये गलत है, और भी तो है मेंबर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। देखो जितने नोटेशन मैंने, जितने थ्योरी मैंने जनरेट किया है, जितने रिजल्ट मैंने आपको दिया है, वहीं का सारा क्वेश्चंस A to Z कंप्लीटली आपसे हो ही जाएंगे। ये गारंटी है माय डियर स्टूडेंट्स। मेरी गुरुजी ने जितने थ्योरी मुझे पढ़ाया था ना, और मेरी गुरुजी ने मुझे कहा कि भैया आप खुद से ट्राई करो, और सारे असाइनमेंट्स मैंने ही खुद ट्राई किया और मुझसे हो गई। 80% क्वेश्चंस, 70%, 80% क्वेश्चंस मैंने खुद किया है, और जो 20 और जो 25% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्कोप कुछ थ्योरी जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन इतने अगर हो जाते हैं आपसे तो भैया हो गई ना आपकी JRF, वो भी अच्छी रैंक में, नो डाउट। काम नहीं करोगे इधर का मीन्स बच्चे ये करते हैं कि भैया रियल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, हाँ, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे कुछ स्पेशल टॉपिक्स वो चूज करते हैं, वो सारे पढ़ लेते हैं। नहीं भैया, ऐसे पढ़ोगे ना तो उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। लेकिन A to Z अगर आप पढ़ रही हो ना तो भैया वो उस बच्चे का तो नेट JRF वो तो सारे उसकी बाई प्रोडक्ट है। कोई इश्यू नहीं आएंगे, याद रख लेना, कोई इश्यू नहीं आएंगे बच्चों। कैमरे के सामने मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसे मैंने हवा में नहीं पढ़ा है। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क क्या करेगा बच्चों? स्मार्ट वर्क मैथमेटिक्स के लिए काम नहीं करेगा। भले ही आप इस नेट JRF क्वालिफाई कर लो, लेकिन कहीं तो इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं तो पढ़ाओगे, कहीं तो आप प्लेटफॉर्म में जाओगे, तब वहाँ क्या करोगे? पढ़ के जाओगे, पढ़ के जाओगे। ऐसे नहीं पढ़ना है। किसी को बच्चे को पढ़ाते हो तो भैया बिना देखे पढ़ाओ। किताब से तो हर एक टीचर पढ़ाता है। मेरी त्यागी सर का यही स्टेटमेंट है, भैया एज अ टीचर, एज यू आर ए प्रोफेसर, एज यू आर ए टीचर इन अ स्कूल और कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी, वेरेवर यू मे बी, बच्चे को पढ़ाने के लिए भैया क्वेश्चंस तो देखो, लेकिन जो थ्योरी, जो जनरल, जो फॉर्मेट आप बच्चे को पढ़ाओगे वो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना। तब जाकर कुछ बच्चे आपको याद करेंगे, नहीं तो सारे बच्चे आपको गाली देंगे, ये कैसे टीचर है, ये कैसे पढ़ाता है। ऐसे नहीं होने का बच्चों, ठीक है? कोई इश्यू नहीं आएंगे, सारे मैं A to Z कंप्लीटली आपको पढ़ाऊंगा। असाइनमेंट्स तो मैं आज के लिए मैंने किया है,
लेकिन बाद में नहीं करूँगा, वो आप खुद से ट्राई करना है। असाइनमेंट के सारे में कर दूँगा, लीनियर में है, कॉम्प्लेक्स में भी सारे, डोंट वरी। पहला तो खुद तो ट्राई करो थ्योरम और वो सारे चीज़ें देखकर। तो फिफ्थ क्वेश्चंस पे आ जाओ। देखो, कंसीडर द सेट्स ऑफ सीक्वेंसेस। मैंने 2 सीक्वेंस लिया, कैपिटल एक्स। कोई बच्चा कहता है ये जो एक्स है ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस है ना, और इसमें ये एक्स है ना, इसमें आ रहा है। तो भैया आप मुझे बता सकते हो मैंने किया था इसके कार्डिनलिटी, तो भैया सी आएंगे। और y कोई बच्चा कह सकता है, y जो लिखा गया है, दिस इज नथिंग। कंडीशन यहाँ देखो, xn इज इक्वल्स टू 1 फॉर अटमोस्ट फाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ n। इसके लिए मैंने इस क्वेश्चंस को भी मैंने किया था और ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये y इज नथिंग बट दिस इज द पॉली ऑफ 0,1 ही तो है। और इसका क्वेश्चन हमने निकाला था कि भैया y का जो कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट है। तो जजमेंट दे दोगे भैया x इज अनकाउंटेबल, y इज काउंटेबल। ऑप्शन कहाँ है? वो ए बोल रहा है x इज काउंटेबल, y इज फाइनाइट। गलत। x एंड y, सी ऑप्शन, आर बोथ काउंटेबल। गलत। x is uncountable, y is countable. Yes, this B option is the right answer, my dear students. ठीक है, देखो कितनी आसान बनते हैं ये। क्या बच्चों, मैथमेटिक्स आप इतने हार्ड, इतने मीन्स डर के आप पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। एंजॉय करो, वहीं से आपके जर्नी शुरू हो जाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों टोपोलॉजी ऑन आर, लिमिट, कंटिन्यूटी, नेबरहुड, सारे के बारे में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो कमी आपके अंदर था वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलके चलते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही है। चैप्टर 1 में अगर कोई बच्चे को किसी को कौन सी भी टॉपिक उठा लो, चैप्टर 1 में से मैं बोल रहा हूँ जितने मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे लिमिट कंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई डियर स्टूडेंट्स। ओके।